तारीख 6 दिसंबर साल 1992। ये वो दिन था जिस दिन न सिर्फ बाबरी मस्जिद ढहा दी गई बल्कि भारतीय संविधान के मूल्य भी ढहाए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ढहा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ शांतिपूर्ण कार सेवा की इजाजत दी थी, जिसमें लोग एक साथ इकट्ठा होकर भजन गा सकते थे और प्रतीकात्मक पूजा कर सकते थे। कोर्ट ने विवादित जगह पर किसी भी तरह के निर्माण पर पाबंदी लगाई थी, एक ऑब्जर्वर भी तैनात किया था और सबसे अहम बात कि यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि कोर्ट के आदेशों का पालन होगा। मगर हर तरह के आदेशों की धज्जियां उड़ी और इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला कि आखिर मस्जिद को गिराने वाले कौन थे, उन्हें सजा क्यों नहीं दी गई, जबकि ये बात साबित हो चुकी थी। दुनिया के हर शख्स ने देखा था कि कैसे बाबरी मस्जिद ढहाई गई। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो चुकी हैं। भक्ति और आस्था का समंदर हिलोरे मार रहा है और बीजेपी इन धार्मिक भावनाओं की लहरों पर सवार होकर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की भी पूरी तैयारी कर चुकी है। लिहाजा अयोध्या भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से कहीं ज्यादा सियासी मंच बनता जा रहा है। राम मंदिर के बनने तक का सफर आसान नहीं रहा है। इसके पीछे का इतिहास खून से सना है, विध्वंसकारी है, सियासी बवंडर है। आइए आपको लिए चलते हैं राम मंदिर के बनने के सफर पर। शुरू से एक बार फिर जानते हैं पूरी कहानी, कब क्या हुआ। पहले एपिसोड में जानते हैं बाबरी मस्जिद, जिसे अब विवादित ढांचा कहा जाता है, वो कैसे ढहाई गई और क्या हुई राजनीति। कैसे मूर्छित पड़ी बीजेपी ने भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल कर पार्टी में जान डाल दी। ये लोग कहते हैं कि आप हिंदू वोट बैंक बना रहे हैं। मैंने कहा मैं हिंदू वोट बैंक नहीं बना रहा हूँ, मैं पेट्रियोटिक वोट बैंक बना रहा हूँ। ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब no regret, no repentance, no sorrow, no grief. Because a section of car sevaks, they went out of control and they did something which was not to be done. हमारा कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, आप कोर्ट की बात क्यों बीच में ला रहे हैं आप? I have reason to believe that it was the result of planning, pre-planning. 30 नवंबर 1992 से ही अयोध्या का माहौल गरमाने लगा था। कारसेवक अयोध्या में आ चुके थे और कुछ आ रहे थे। मज़ारों को तोड़ दिया गया था। बाहर से आए कारसेवकों को बाबरी के आसपास ही ठहराया गया था, जो बेहद एग्रेसिव थे, उत्पात मचा रहे थे। 5 दिसंबर आया। इस दिन बाबरी मस्जिद को गिराने की रिहर्सल की गई। इस बात का उल्लेख मस्जिद ढहाए जाने की जांच करने के लिए बने लिब्राहन आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में किया है। 5 दिसंबर तक किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया गया कि 6 दिसंबर को कोई बड़ा विध्वंस होने वाला है। बाबरी को इस तरह सुरक्षा के घेरे में रखा गया था, लगता ही नहीं था कि कोई कारसेवक वहां तक पहुंच भी पाएगा। 6 दिसंबर का सूरज आसमान में डूब जाने के लिए नमूदार हो चुका था। पत्रकारों को एहसास हो चला था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, मगर यूपी के सीएम से लेकर देश के पीएम तक सब अनजान बने थे। आयोजन की जगह पर वीएचपी और बीजेपी नेताओं का आना भी शुरू हो गया था। सुबह सुबह लालकृष्ण आडवाणी कुछ लोगों के साथ विनय कटियार के घर पहुंचे। इसके बाद बाबरी के उस जगह पर पहुंचे जो विवादित बन चुका था। आडवाणी के साथ थे मुरली मनोहर जोशी और विनय कटियार। यहाँ प्रतीकात्मक कार सेवा होनी थी। यहाँ तैयारियों का जायजा लेकर ये तीनों नेता राम कथा कुंज की ओर चल दिए। ये उस जगह से 200 मीटर की दूरी पर था। यहाँ नेताओं के लिए मंच तैयार किया गया था। ये मंच ठीक विवादित ढांचे के सामने था। इन तीनों के बीच भाजपा की उभरती फायर ब्रांड नेता उमा भारती भी पहुंच गईं। घड़ी की सुइयां 11:45 पर थीं। फैजाबाद के डीएम और एसपी ने बाबरी मस्जिद का मुआयना किया। भीड़ बढ़ती जा रही थी और फिर कुछ देर बाद भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए टूट पड़ी। उस वक्त पत्रकारों की जान खतरे में आ गई। किसी को पीटा गया, किसी को बंदी बना लिया गया, तो किसी के कैमरे तोड़ दिए गए। इसके बाद क्या हुआ, आगे की कहानी चश्मदीद पत्रकारों से ही जानते हैं। उस वक्त न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे शरद प्रधान। ये बाबरी विध्वंस के गवाह भी बने, बेहद अहम गवाह, इतने अहम कि उन्होंने वीएचपी मीडिया सेंटर में किसी को फोन पर बात करते हुए सुना था कि कैसे बाबरी मस्जिद को गिराने की साजिश रची गई है। तब सीबीआई ने उस कॉल को ट्रेस किया था और फोन करने वाले पकड़े गए थे। शरद प्रधान की ही गवाही थी जो सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची थी कि बाबरी मस्जिद को अचानक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत ढहाया गया था। शरद प्रधान कहते हैं, कितना भी वक्त गुजर जाए ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ अभी कल ही हुआ था। वीएचपी ने घोषणा की थी, वे सुबह सुबह सरयू के तट से 2 मुट्ठी बालू लेकर बाबरी मस्जिद के सामने बने एक चबूतरे पर डालेंगे
वहीं साधु संत वसूलियों यानी कि एक धारदार हथियार से उस चबूतरे पर टुक टुक कर कार सेवा करेंगे। शरद प्रधान कहते हैं, मैंने उस पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा कि किस तरह मस्जिद के विशालकाय गुंबदों को गिराया गया। वीएचपी की घोषणा के बाद शरद प्रधान वीएचपी के मीडिया सेंटर पहुंचे, क्योंकि यहीं ज्यादातर पत्रकार एसटीडी कॉल करने के लिए फोन का इस्तेमाल करते थे। अपनी गवाही में शरद प्रधान ने कहा, जब मैं मीडिया सेंटर पहुंचा तो तकरीबन 12-13 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। अभी मैं आखिरी सीढ़ी पर पैर रखने ही वाला था, तभी मैंने ऐसी बात सुनी कि मैं वहीं थम गया। फोन पर बात करते हुए मैंने किसी को सुना कि कोई बाबरी मस्जिद गिराने के बारे में बात कर रहा है। उसने कहा था, हाँ 200 बसूलियां, बेलचा, तसला और मोटे वाले खूब लंबे रस्से कल सुबह तक यहाँ पहुंच जाने चाहिए। ये सुनकर शरद दंग रह गए। अंदर से आ रही आवाज शांत होती देख शरद 2-3 सीढ़ियां नीचे उतरे और फिर अंदर गए, ताकि अंदर जो बोल रहा था उसे पता न चले कि उन्होंने उसकी बातें सुन ली हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शरद कहते हैं, मैंने ऊपर जाकर देखा, वहां कोई और नहीं था। बात फोन पर हो रही थी, लिहाजा मैंने भी अंदर पहुंचकर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिल्ली दफ्तर में कॉल लगाया। 6 दिसंबर को समझ आया कि फोन पर हो रही बातचीत का मतलब क्या था। हजारों कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला बोल दिया। जमीन से ऊपर मस्जिद की दीवारें बहुत मोटी थीं, तकरीबन 2.5 फीट की। कारसेवकों ने मोटी दीवारों में दोनों तरफ से झीरी काटना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि सब अपने काम में एक्सपर्ट हैं। झीरी काटने के बाद दीवार उस जगह से पतली हो गई। तभी उन्हीं में से कुछ चौड़े चौड़े छेद करने में जुट गए। छेद हो गए और रस्से छेदों में डालकर खींचे जाने लगे। मस्जिद का ढांचा एक तरफ को खिसक गया। रस्सों के दोनों छोर